अंदर हमने 3D श्रेणी जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम से जानी जाती हैं, उन तत्वों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा रंग प्रदर्शन, ठीक है, मिश्र धातु के अलावा अंतराकाशी यौगिक, ये 3 मुख्य गुणधर्म प्रदर्शित किए जाते हैं इनके द्वारा, और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। और एक सवाल आपको दिया था, वो सवाल आपको खुद हल करना है, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं एफ ब्लॉक के तत्व। देखो एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में ये कहा जाता है कि इन तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु तत्व के नाम से जाना जाता है। कौन से तत्व? दुर्लभ, नाम दिया गया है दुर्लभ मृदा धातु तत्व। दुर्लभ मृदा धातु तत्व का मतलब ये होता है कि इनकी मात्रा जो है ना, वह प्रकृति में बहुत ही कम होती है, यानी प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं, और अधिकांश तत्व ऐसे होते हैं जो क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। और जब मानव द्वारा निर्मित है तो भी उनकी जो मात्रा है वो बहुत ही क्या होती है, अल्प मात्रा के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब दुर्लभ मृदा धातु तत्व है, एक तो चीज ये आपको याद रखनी है। दूसरा, इन तत्वों को आपको पता है आवर्त सारणी के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो आवर्त सारणी के अंदर बताया गया है कि ये आवर्त सारणी के बाहर स्थित होते हैं। 2 मतलब श्रेणियां इसके अंदर बनी थी, जिसमें दोनों श्रेणियों को हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। कौन से? अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्व। अंतः संक्रमण श्रेणी का मतलब ये हुआ कि जो हमने डी ब्लॉक को बताया था संक्रमण श्रेणी, और इनको नाम दिया गया है अंतः, यानी वह डी से भी अंदर की तरफ स्थित होते हैं। ये कक्षक जो होते हैं वो डी से, जो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखते हैं किसका, एफ ब्लॉक के तत्वों का, तो एफ ब्लॉक के तत्वों का, जैसे एफ ब्लॉक के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब बात की जाती है तो इसका विन्यास इस तरह से लिया जाएगा। देखो सबसे बाहर इसके अंदर आता है NS2, ठीक है। अब अंदर वाला कक्षक था D, तो उसको हमने दर्शाया था N-1 और D के रूप में। अब ये कौन सी श्रेणी थी? संक्रमण श्रेणी। यहां से यहां तक की कौन सी आई? संक्रमण। और डी में तो चलो हमने वहां बताया था 1 से 10, लेकिन इसके अंदर जो संख्या होती है वो 0 से 2 के बीच में रहती है, ठीक है। अब ये संक्रमण तत्व है, एफ ब्लॉक को नाम दिया गया है अंतः संक्रमण तत्व, यानी इससे भी अंदर वाली कक्षा के अंदर, यानी यहां आएगा। अब ये N-1 है ना, तो ये हो जाएगा N-2, और इधर आ जाएगा F, ये F 1 से लेके कितनी तक, 14 तक के तत्व। तो यहां से यहां तक की जब बात की जाएगी, देखो ये संक्रमण है और ये क्या है, अंतः संक्रमण तत्व, या अंतः संक्रमण श्रेणी के हिसाब से माना जाता है। तो आपको ये पूरा विन्यास याद रखना है। एफ ब्लॉक, केवल एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताइए, तब आपको ये लिखना है, और इससे आगे कोई जो अक्रिय गैस होती है वो अक्रिय गैस दर्शाई जाती है, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या बताना है, एफ ब्लॉक दुर्लभ मृदा धातु तत्व, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और चौथा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपको ये बताना है, यहां से शुरू कीजिएगा, NS2 N-1 D 0 से 2, और फिर आगे आते हैं तो N-2, या N-1 था, या N-2 F 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। अब इस श्रेणी को, जो अंतः संक्रमण श्रेणी है, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है जिसे कहते हैं प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, जिसके नाम को आप जानते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी। क्या नाम है? लैंथेनॉइड श्रेणी। और दूसरी श्रेणी आती है जिसे एक्टिनॉइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है, या द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आप पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट कर दो एक बार, किसका? एफ ब्लॉक का, केवल एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब देखो,
इसी के अंदर हमने अभी बताया कि एफ ब्लॉक के जो तत्व है इन्हें दो श्रेणी के अंदर बांटा गया है। तो पहली श्रेणी आती है जिसे नाम दिया गया है लैंथेनॉइड श्रेणी। कौन सी? लैंथेनॉइड। और दूसरी श्रेणी कौन सी आती है? एक्टिनॉइड श्रेणी। एक्टिनॉइड श्रेणी, है ना। तो अब अपन को क्या करना है? प्रथम और द्वितीय आंतः संक्रमण श्रेणी या आंतरिक संक्रमण श्रेणी जो है इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब देखो आप इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, अब ये मेन शुरू होता है इसका भाग, वो है लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व। लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व। लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लैंथेनॉइड श्रेणी जिसे नाम दिया गया है प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। क्या नाम दिया गया है? प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आवर्त सारणी में, ठीक है ना, छठे आवर्त के जो तत्व हैं, कौन से? छठे आवर्त के तत्व। छठे आवर्त के तत्व के अंतर्गत ये श्रेणी आती है। कौन से? छठे आवर्त के तत्व के अंतर्गत ये आती है, श्रेणी के अंदर आती है, ठीक है। अब आपको देखो शुरुआत बतानी है। नाम दिया गया है लैंथेनॉइड श्रेणी, यानी हम जब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं तो लैंग्वेज में ये बताया गया है कि लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व। लैंथेनम के बाद आने वाले, याद रखना है, लैंथेनम के बाद में आने वाले 14 तत्व हैं, उन्हें हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। कौन सी? लैंथेनॉइड श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ये लैंथेनॉइड श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। याद रखना है आपको, लैंथेनम के बाद वाले, यानी लैंथेनम खुद इस श्रेणी का तत्व नहीं है, क्योंकि लैंथेनम को अगर आपने साथ में गिन लिया तो 15 तत्व हो जाएंगे, लेकिन तत्व कितने हैं? 14 तत्व हैं, ठीक है। अब देखो आप इस श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको, स्पेशली केवल लैंथेनॉइड श्रेणी का, ठीक है। देखो लैंथेनम हमने कहा इसका परमाणु क्रमांक है 57। कितना है? 57 है, और 57 नंबर परमाणु क्रमांक है। तो 57 से पहले आने वाली अक्रिय गैस जो होती है वो जिनॉन है। आपको पता होगा आवर्त सारणी के अंदर, तो जिनॉन जो होती है, जिनॉन सबसे पहले आती है अक्रिय गैस, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 54। कितना है? 54 है। अब हम यहां कह रहे हैं कि छठे आवर्त के तत्व है, ठीक है। तो जब छठे आवर्त की बात की जाती है तो इसमें यहां देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे बाहर इसके अंदर आता है 6s2। हमने विन्यास क्या लिखा था? F ब्लॉक का यहां लिखा था ना, NH2 n-1d 0 से 2, फिर n-2 F 1 से 14, ये लिखा था। अब इसके आधार पर देखो आप, इधर आता है 6s2, इधर 6s है, तो 6s इधर आया, n का मान 6, तो इधर कितना आ जाएगा? n का मान 6 - 1 कितना हुआ? 5, तो इधर आ जाएगा 5d, ठीक है। अब इधर 0 से 2 लिखा हुआ है, तो ये पहली श्रेणी है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 0 से 1 के बीच में भरे जाते हैं। 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा भरा जाएगा। फिर ये 5d है, तो अब देखो n का मान इधर आया 6, इधर आया 5, तो इधर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे अपन 4f। f में कितने भरे जा सकते हैं? 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है, किसके लिए है? लैंथेनॉइड श्रेणी के लिए विन्यास दिया गया है, ठीक है।
अब इसी विन्यास के आधार पर देखो यहां पर आ रहा है 4f, इसलिए इसे एक और नाम दिया गया है 4f श्रेणी। कौन सी? 4f श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ये मैंने पहले से सारणी इसलिए बना रखी है क्योंकि इसमें कहीं गड़बड़ी ना हो, याद रखना है। और इसमें देखो अब शुरुआत हम करते हैं, मैं इसका विन्यास थोड़ा आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने विन्यास लिखा है FC 4F 1 से 14, 5D 0 से और 6S2, ये किसका है? लैंथेनम श्रेणी का है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व, अब देखो आप शुरुआत 57 नंबर से की जाती है, तो 57 नंबर तो है लैंथेनम खुद, ये खुद है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है? 4F0 आ रहा है, यानी ये 4F श्रेणी का तत्व नहीं है, याद रखिएगा। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, वैसे लिखा जाएगा 58 से लेकर और 71 तक के तत्व, यानी ये जो श्रेणी है इसमें आते हैं परमाणु क्रमांक संख्या, अगर अपन देखें तो 58 से 71 ये तत्व आते हैं इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहला है सीरियम, तो सीरियम में जिनॉन आएगा। अब देखो 58 है, उधर से चलिए जिनॉन 14, ये 54 और 2 56, 57 और 1 58, ऐसे विन्यास यूं चलना है। ठीक है, लेकिन ये सब पूरी की पूरी श्रेणी, इसके अलावा जो अपनी वो श्रेणी आएगी एक्टिनोइड, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं आप, जटिल रूप से समझाया गया है, बताया गया है, और ये विन्यास उसकी तुलना में थोड़ा सरल तरीके से बताया गया है। ठीक है, अब आप इसमें देखो सीरियम है 58, तो यहां लिखा है 5D1, हमने क्या कहा 0 से 1, एक सीरियम का याद रखना है मुख्य रूप से। दूसरा हमें याद रखना है 5D1 आता है गैडोलिनियम, ये आया हुआ है परीक्षा के अंदर, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो इसमें भी 5D1 आ रहा है। ठीक है, और एक आएगा 71 नंबर ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम के अंदर भी क्या आ रहा है 5D1 आ रहा है। बाकी सभी के अंदर 5D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 6s पूरा भरा हुआ रहेगा। और इन तीन तत्वों में कौन सा? सीरियम एक, दूसरा गैडोलिनियम और तीसरा कौन सा आता है? ल्यूटीशियम। इन तीनों में 5D1 आएंगे, बाकी सबके अंदर 5D0 भरा जाता है। ठीक है, फिर F के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो 1 3 4 5 6 7, फिर देखो इधर 7 आ गया, फिर 8 नहीं आएगा, सीधा 9 बताया गया है, फिर 10 11 12 13 14 और 14 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपको इसका पूरी श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। देखो इसमें जहां जहां मैंने ये मार्क किए हैं, स्टार लगाए हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अपने बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और जो बड़ी एग्जाम, जो आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, उस कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया है। किसका? एनडी का। ठीक है, नायोडीमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये विन्यास पीछे लिखा हुआ है ना, ये विन्यास इसके अंदर दिया जाता है 3-4 तत्वों का, फिर उस 4 में से कोई एक आपको चुनना पड़ता है ना। तो ये इसके अंदर देखो, आप एक याद रखोगे सीरियम पहला, दूसरा याद रखोगे ये नायोडियम, ये मैंने अलग कलर से दर्शाया है प्रोमिथियम। इसको याद करने का तरीका है पीएम। पीएम का मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है कि इस श्रेणी के जो ये 14 तत्व हैं, इन 14 तत्वों का एकमात्र ऐसा तत्व जो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। कौन सा? रेडियो एक्टिव तत्व। तो आप इसको अलग मार्क कर सकते हैं, इसको मार्क के हिसाब से मैंने ये बताया है। तो इसके नीचे यहां पर अपन लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव कौन सा है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे याद रखो। और है क्या? प्रोमिथियम, ये एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है पूरी श्रेणी का।
क्योंकि जब आप लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों के तत्वों में अंतर पूछेंगे ना आपको, तो जब आप अंतर बताओगे तो उसमें पहला अंतर तो चलो ये सब बता दोगे, लेकिन इसमें एक अंतर याद रखिएगा कि इस श्रेणी का एकमात्र तत्व है पीएम जो रेडियो एक्टिव है। बाकी एक्टिनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं, कितने 14, वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो वो रेडियो सक्रिय की बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। ये लैंथेनॉइड श्रेणी के बारे में हमने बात की थी, लैंथेनॉइड श्रेणी का ये है। अब हम देखो इसके अंदर लेते हैं कि भाई इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो ये भी एक अंतर के अंतर्गत आता है। आपको पूछते हैं कि लैंथेनॉइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, तो सामान्य रूप से लैंथेनॉइड श्रेणी जो है ना वह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाती है, क्योंकि बड़े तत्व हैं, एफ ब्लॉक के हैं। एफ ब्लॉक में देखो संक्रमण तत्व था डी के अंदर, वो भी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे थे। और एफ ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसी श्रेणी के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, कौन सी, लैंथेनॉइड श्रेणी की एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बता रहा हूं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी वापस थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण अवस्था की जब बात की जाती है, ये इस श्रेणी के अंतर्गत ही आता है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है इस श्रेणी के तत्वों के हम क्या बताएंगे, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वह होती है प्लस की 3। ये आपको याद रखनी है। प्लस की 3 यूं है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s से निकलेंगे। ठीक है, अब आपको एक और चीज बता देता हूं, ये श्रेणी जो है ना, इस श्रेणी में 3 कक्षक संयोजी कोष कहलाते हैं। 3 कक्षक कौन कौन से हैं, तो देखो आप ये 3 कक्षक तीनों संयोजी कोष के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें संयोजी कोष कौन कौन से होंगे, संयोजी कोष का मतलब क्या होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो संयोजी कोष होते हैं इसमें 6s 4f, ये सॉरी 6s 5d और कौन सा आया 4f। ठीक है, ये तीनों संयोजी कोष कहलाते हैं, संयोजकता कोष के नाम से जाने जाते हैं। तो संयोजकता कोष का मतलब इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अब जिसमें डी नहीं है, अब अपवाद के रूप में मैंने आपको पहले ही बताया, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम, ये तीनों अपवाद है, क्योंकि इसमें 5d से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी तत्व है उनके अंदर कौन सा 6s और 4f से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो इनके द्वारा +3 दर्शाई जाती है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं या कुछ तत्व इसमें ऐसे हैं जो +2 +3 +4, मतलब +2 +3 +4 जो है ना, ये ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये +3 के अलावा ये भी कौन सी +2 और +4 अवस्था भी दर्शाई जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में आपको इसमें इतना ही बताना है। ठीक है, संयोजी कोष याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज कि इसमें टोटल 6 कोष होते हैं, मानते हैं कि इसमें 6 कोष हैं, तो 6 में से 3 तो होते हैं, 3 कोष जो होते हैं वो आंशिक भरे हुए रहते हैं, कुछ अपूर्ण भरे हुए रहते हैं और कुछ क्या होता है पूर्ण भरे हुए। पूर्ण भरे हुए के अंदर ये F की बात करते हैं तो ये 2 तत्व है जिसमें 4f 14 है। अर्धपूर्ण भरे कक्षकों की बात की जाती है तो अर्धपूर्ण भरे कक्षकों में जैसे ये यूरोपियम आ गया 4f7 और गैडोलिनियम आ गया 4f7 के हिसाब से।
तो अर्ध पूर्ण बरे, पूर्ण बरे कक्षक, अपूर्ण बरे कक्षक सभी इनके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें ऑक्सीकरण अवस्था बताई है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? प्लस की 3 होती है, और इसी के आधार पर लैंथेनॉइड श्रेणी जो है, लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों के कुछ गुण दिए गए हैं, और लैंथेनॉइड श्रेणी को, या अब देखो एक एक तत्व तो बता नहीं सकते इसके अंदर, इसलिए इस पूरी श्रेणी को एक विशेष प्रकार के सिंबल से दर्शाया जाता है, वो है Ln। Ln जब भी आप बात करोगे ना लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों को, तो इसको Ln के नाम से लिखेंगे, लैंथेनॉइड के नाम से। लैंथेनम का है La, याद रखिएगा, लैंथेनम का La है। देखो नाम कैसे है इनके, लैंथेनम सीरियम, सीरिया के हिसाब से, प्रेजियोडीमियम, फिर नायोडीमियम, फिर प्रोमेथियम, फिर सेमेरियम, ये यूरोप के नाम से पड़ा है, यूरोपियम, ये गैडोलिनियम, ये टर्बियम, ये क्या आ रहा है, डिस्प्रोसियम, हॉर्मियम, अरबियम, अरबियन कंट्री के हिसाब से, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटिशियम। ये नाम आपको याद, देखो पीछे नाम के पीछे ईयम शब्द आ रहा है, तो ईयम शब्द का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सभी धातुएं, क्या है, धातुएं। तो धातुओं के नाम के पीछे हमेशा ईयम शब्द लगता है ना। तो अब मैं आपको इस श्रेणी के कुछ रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करूंगा, लेकिन याद रखिएगा इस श्रेणी की जो अभिक्रियाएं हैं, वो अभिक्रियाएं दर्शाई जाएगी ना, तो वह अभिक्रियाएं Ln +3 के हिसाब से दर्शाई जाएगी, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी बताई है हमने, +3 बताई है। +3 के हिसाब से इसके गुणों को अपन प्रदर्शित करेंगे, जैसे जल से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, नाइट्रोजन से क्रिया, और ये प्रबल अपचायक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अपचायक का मतलब क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है, तो इसके हिसाब से 3-4 गुण अभी अपन ले रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वापस याद रखिएगा, संयोजी कोष और ऑक्सीकरण अवस्था, ये याद रखें। ठीक है, चलिए इसका एक वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलो अब आपको इसमें एक दो गुणधर्म बता देता हूं। ठीक है, चलिए हमने अभी कहा कि ये जो श्रेणी के तत्व है ना, इस श्रेणी के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कितनी? +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इसके आधार पर Ln श्रेणी की रासायनिक क्रियाशीलता या रासायनिक क्रिया, अभिक्रिया, तो इसमें सबसे पहला आपको बताना है, रासायनिक अभिक्रिया भी बता सकते हो। पहला हम कहेंगे धात्विक प्रकृति। अब धात्विक प्रकृति के हिसाब से आपको बताना है, हमने क्या कहा है, इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था है ना, तो ये क्या होते हैं, प्रबल धात्विक गुण दर्शाते हैं, धात्विक गुण है, क्योंकि धातुएं हैं सभी, तो धातुएं रहेगी तो इसके हिसाब से प्रबल धात्विक गुणधर्म होंगे। दूसरा अपचायक प्रवृत्ति, तो अपचायक प्रवृत्ति के बारे में भी आपको बताना है कि भाई ये है ना, जैसे लैंथेनम है, ये अब श्रेणी को देखो Ln के द्वारा दर्शाएंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, किसमें बदलती है, Ln +3 में। ठीक है, तो ये प्रबल अपचायक है। क्या है, प्रबल अपचायक, क्योंकि क्या करती है, आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह किसकी तरह व्यवहार करता है, अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो ये दो, तो ये चीजें आ गई है ना। और तीसरा जैसे अपन लेते हैं जल से क्रिया, अब कोई भी धातु जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस।